हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स के दूसरे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट की स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, फिजिक्स की यदि हम लोग बात करें तो फिजिक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। बेसिकली नेचर की स्टडी फिजिक्स के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर हम लोग को यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चर्चा करना है। मतलब जो नेचर है, इस नेचर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। अब इस नेचर की भाई कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है तो उस कैरेक्टरिस्टिक को कोई रखने वाला होता है। तो नेचर की कैरेक्टरिस्टिक को कौन रखता है? तो हमारा जवाब होगा कि नेचर की कैरेक्टरिस्टिक को नेचर के कंपोनेंट्स रखते हैं। अबे नेचर के कंपोनेंट्स का मतलब, जैसे सपोज करिए आपके पास ये मार्कर है, ठीक, ये इसका कैप हम अलग कर रहे थे, तो ये मार्कर नेचर का एक कंपोनेंट हो जाएगा, या इसका कैप नेचर का एक कंपोनेंट है। ये आपके पास सामने जो बोर्ड दिख रहा है ये नेचर का एक कंपोनेंट है। आपके घरों में बाइक होगी, वो नेचर का कंपोनेंट होगा। और हर एक कंपोनेंट का अपना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। आ रहा बात समझ में? जैसे देखते हैं, जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास ये जो कैप है वो इतनी से जगह में आ जा रहा है, इतने से जगह में आना इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। क्या ये मार्कर इतनी सी जगह में आ पाएगा? नहीं, इतनी सी जगह में मार्कर, यदि इस मार्कर को होल्ड करना है तो हमें अपने हाथ को इतना ज्यादा फैलाना पड़ेगा। मतलब साइज, इस ऑब्जेक्ट के पास, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है? तो साइज दोनों के पास है, लेकिन दोनों की साइज अलग अलग है। दोनों की साइज अलग अलग है। अब इनके साइज को मेजर करने की बात आती है कि किसकी साइज छोटी है और किसकी साइज बड़ी है। ठीक, तो इसके साइज को हम लोग जो है वो मेजर करेंगे। अब मेजर करने के लिए हम लोग करते क्या है? सिंपल सी चीज है। यदि हम लोग मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं? तो मेजरमेंट में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन करते हैं? कोई भी चीज ले लीजिए, हम बोलते हैं ना कि फलाने फलाने से छोटे हैं, मतलब वहां पर कंपैरिजन करते हैं हम लोग, यानी कि एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट की जब भी बात आती है तो कंपैरिजन की बात आती है। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट से जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसको मेजरमेंट बोला गया है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना होगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। नेचर की वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको मेजर किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। वो सारी क्वांटिटीज, वो सारे टर्म्स जिससे फिजिक्स गवर्न होता है, जिससे फिजिक्स के टर्म्स को डिस्क्राइब किया जाता है, वही सारी क्वांटिटीज किसके अंतर्गत आती हैं? फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। आ रहा बात समझ में? जैसे हम लोग साइज का चर्चा किए कि ये जो कैप है ये छोटा है, ये मार्कर बड़ा है। तो इस कंपोनेंट के पास, नेचर के इस कंपोनेंट के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है और उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? लेंथ का नाम दे देते हैं। कि इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी? लेंथ। वो लेंथ है जिसके वजह से ये छोटा हो रहा है, और वो लेंथ ही है जिसके वजह से ये बड़ा हो पा रहा है। आ रहा बात समझ में? अब बात आती है कि क्या इस नेचर के पास सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, लेंथ? ठीक, आइए सोचते हैं आगे कैसे। सपोज करिए कि हम अपने हाथ पे एक इस मार्कर को रखते हैं, ठीक, इतना लंबा इसका लेंथ है। उसके बाद इसको हम लोग हटा लेते हैं और कोई बाट लेके आते हैं,
1 kg का कोई बाट लेके आते हैं और उसको रखते हैं। अब ये मार्कर हमारे हाथ को नीचे दबाएगा कि जो बाट ले आकर के रखेंगे वो हमारे हाथ को नीचे दबाएगा? आप नॉर्मली सोचिए, सिंपल सा जवाब है, वो बाट जो है वो हमारे हाथ को नीचे ले जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब बताइए बड़ा कौन है? तो ये मार्कर, भाई बड़ा देखने में क्या लगेगा आपको? मार्कर लंबा दिखेगा, इसका लेंथ ज्यादा है, बाट इतना गोल में छोटा सा होगा। ठीक, वो छोटा है, ये बड़ा है। अब बात आती है कि ये हमारा हाथ नीचे किसके वजह से जा रहा है? क्या इसके लेंथ के वजह से जा रहा है? नहीं, यानी कि सिर्फ लेंथ ही इस नेचर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो फिर नेचर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कौन है? तो नेचर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ऐसे करके यदि हम लोग देखें तो बहुत सारी जो है वो नेचर की कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने के लिए मिलेंगी। आ रहा बात समझ में? जैसे सपोज करिए कि हम फिलहाल जिस रूम में हैं, ठीक, हमको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है। अब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है तो उस कॉर्नर से यदि हम लोग ऐसे जाएं, ऐसे सीधे ऐसे जाएं और हमको 5 मीटर यदि चलना पड़े तो ये हमारा 5 मीटर लेंथ हो जाएगा। ठीक, उस कॉर्नर से यदि हम लोग ऐसे जाएं तो हम लोग ब्रेथ के हिसाब से चलेंगे। मान लेते हैं हमको 4 मीटर चलना पड़ रहा है। फिर उस कॉर्नर से हम लोग ऊपर जाएं तो ऊपर वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। ऐसे जो जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। फिर ऐसे जो जाते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेथ बोलते हैं। तो क्या लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है? तो ऐसा नहीं है। यदि इस हिसाब से हम सोचें तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हो जाएंगी और लास्ट में अब दिक्कत क्या आएगा कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के नॉमेनक्लेचर में दिक्कत होगा। आ रहा है बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि इसको यदि हम लोग लेंथ कहते हैं, मतलब 2 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। तो ब्रेथ में भी तो सेम यही कंडीशन है, ब्रेथ में भी यही कंडीशन आ रहा है, 2 पॉइंटों के बीच की दूरी, 2 पॉइंटों के बीच की दूरी आ रही है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे। लेंथ की ही फैमिली का है। फिर हाइट की बात करें तो हाइट में भी क्या आता है? 2 पॉइंट के बीच की दूरी आती है, तो ये भी किसकी फैमिली का हो जाएगा? लेंथ के फैमिली का ही हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि वो सारे टर्म्स जिसमें 2 पॉइंटों के बीच की दूरी को निकाला जाता है वो लेंथ के फैमिली में आएगा। ठीक, तो यहां से क्या हमको देखने के लिए मिला कि फिजिकल क्वांटिटी में हमारा क्या आ रहा है? लेंथ आ रहा है। ठीक, उसके बाद मास का भी हम लोग चर्चा किए कि मास भी क्या है? हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक फिजिकल क्वांटिटी है। भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है? नेचर की कैरेक्टरिस्टिक है। नेचर की कैरेक्टरिस्टिक जिसको मेजर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे शब्दों में चलें तो वो सारी क्वांटिटीज जिसके टर्म में फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब किया जाता है और जिसका मेजरमेंट नेसेसरी होता है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोला गया है। ठीक, क्या सिर्फ ये 2 ही हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है? आइए आगे सोच के हम लोग देखते हैं कि क्या कोई तीसरा भी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे सपोज करिए कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप अपने घर जाओ और कल आना। ठीक, आपके दोस्त से बोलते हैं कि आप अपने घर जाइए, आप परसों आइएगा। अब ये बताइए, एक आदमी कल आएगा, एक आदमी परसों आएगा, तो उसके आने की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि यहां से वो गया तब से लेकर के और उसके आने के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या वो लेंथ से डिफाइन हो पाएगा? नहीं। क्या वो मास से डिफाइन हो पाएगा? नहीं। तो वो कौन सी चीज है जो इस कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेगी? बिल्कुल समय, टाइम हमारे पास वो तीसरी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जो उसके मतलब बीच का जो अंतराल है, जो समय है, उसके बारे में बताएगा। वो तीसरी क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास? टाइम। ठीक, उसी तरीके से आगे
जैसे सपोज करिए दो लोग चर्चा कर रहे हैं कि परसों बहुत गर्मी थी, तो एक बंदा बोल रहा है कि नहीं कल ज्यादा गर्मी थी। ठीक, वो दोनों लोग आपस में चर्चा करते हुए, झगड़ा करते हुए जो है वो आपके पास आते हैं, तो आपसे बोलते हैं कि देखिए मैं बोल रहा हूं कि परसों ज्यादा गर्मी थी और ये कह रहे हैं कि कल ज्यादा गर्मी थी। तो आप क्या पूछेंगे? क्या आप उनसे लेंथ के बारे में पूछेंगे, या मास के बारे में पूछेंगे, या टाइम के बारे में पूछेंगे? इसके बारे में आप तीनों में से कोई भी क्वांटिटी जो है वो आप प्रेफर नहीं करेंगे। फिर किसको प्रेफर करेंगे? तो वहां पर प्रेफर करेंगे आप क्या? आप बोलेंगे अच्छा चलिए ठीक है, थर्मामीटर लाइए, या फिर थर्मामीटर में जो रीडिंग है वो ये बताइए कि परसों की रीडिंग क्या है, अब ये बताइए कि कल की रीडिंग क्या है। और थर्मामीटर से रीडिंग देखेंगे आप, और आपको सपोज करिए कि पता लगा कि नहीं परसों 46 डिग्री था और कल 44 डिग्री था, तो आप डिक्लेयर कर देंगे कि नहीं परसों ज्यादा गर्मी थी इन कंपैरिजन टू टुमारो। आ रहा है बात समझ में? तो यहां पर आप एक चौथी तरह की फिजिकल क्वांटिटी का चर्चा किए जिसका नाम क्या है? टेम्परेचर। आ रहा है बात समझ में? मतलब कहने का ये है कि नेचर की वो सारी कैरेक्टरिस्टिक जिसको मेजर किया जाता है, विच कैन बी मेजर्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। नेचर की वो सारी कैरेक्टरिस्टिक जिसको मेजर किया जा सके वही क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की जरूरत होती है। आ रहा बात समझ में? अच्छा, ऐसे करके सोचा गया, देखा गया, तो टोटल जो है वो इस फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक आता है हमारा क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, और दूसरा आता है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आ रहा बात समझ में? अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको बोलते हैं और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, हम लोग ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेसिकली ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब ये है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट रिक्वायर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस इट। मतलब कहने का ये है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे तरह के फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेंथ। किसी बॉडी के लेंथ को बताने के लिए हमको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत, मतलब मास का, टाइम का, टेम्परेचर का, करंट का, ये इन सारी क्वांटिटीज का इस्तेमाल हमको नहीं करना होगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला गया। ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर जिस रूम में हम लोग हैं उस रूम का हमको एरिया निकालना हो, एरिया निकालना हो। अब इसका एरिया निकालना हो तो हम लोग जानते हैं एरिया L इंटू बी होता है। अब L इंटू बी होता है तो यहां पर लेंथ एक हमारा जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और ब्रेथ भी लेंथ के फैमिली का है, ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी का चर्चा करना हमको पड़ा कि नहीं पड़ा? अब बताइए। तो यहाँ पर दो, अच्छा यदि हमको सपोज करिए वॉल्यूम निकालना होता तो हमको L इंटू बी इंटू एच के थ्रू जाना होता। आ रहा बात समझ में? ऐसी सपोज करिए हमको डेंसिटी यदि निकालना होता तो डेंसिटी के लिए हमको क्या करना पड़ता? हमको मास अपॉन वॉल्यूम करना पड़ता।
आ रहा बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको, या फिर जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से डिराइव होते हैं, उनको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो ये एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी दूसरे तरह के फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। आ रहा बात समझ में? मतलब कहने का ये है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको फर्दर रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं। आ रहा बात समझ में? अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इसकी यूनिट होंगी। उसी तरीके से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का भी क्या होगा? यूनिट होगा। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि यूनिट किसे कहा जाता है। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिट क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में यदि समझें तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट को ही यूनिट बोला गया। स्टैंडर्ड मेजरमेंट को ही क्या बोला गया है? यूनिट बोला गया है। यानी कि टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। आ रहा है बात समझ में? और इसी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को यूनिट बोला गया है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट ही उसका क्या होता है? यूनिट होता है। और यूनिट की खासियत क्या होती है? यूनिट का फीचर क्या होता है कि यूनिट टाइम के साथ नहीं बदलता, प्लेस के साथ नहीं बदलता है। यानी कि कोई भी फिजिकल कंडीशन भी वेरी करे तो भी यूनिट नहीं बदलता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना होगा कि यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यूनिट्स के फीचर्स क्या होते हैं। तो यूनिट्स के फीचर होते हैं कि इट वैल्यू डज नॉट चेंज विथ टाइम, प्लेस एंड द अदर फिजिकल कंडीशन। टाइम, प्लेस और अदर फिजिकल कंडीशन के बदल जाने से इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। तो उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को क्या बोला गया? यूनिट बोला गया। ठीक। अब यदि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट की बात करें तो वो यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी। और यदि हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट की बात करें तो वो यूनिट क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड यूनिट कहलाएंगी। आ रहा बात समझ में? जैसे यदि हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ की यूनिट हम लोग मीटर लेते हैं, मास का यूनिट हम लोग किलोग्राम लेते हैं, टाइम का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? सेकेंड लेते हैं, टेम्परेचर का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? केल्विन लेते हैं। आ रहा बात समझ में? तो ये जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट्स है, ये है आपका फंडामेंटल यूनिट्स। आ रहा बात समझ में? अच्छा, अब यहां पर यूनिट निकालिए। यदि हम एरिया का यूनिट निकालते हैं तो लेंथ का मीटर और ब्रेथ का भी क्या होगा? मीटर। तो मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। यानी कि ये आपका जो है वो एरिया का यूनिट है। कैसा यूनिट है? तो डिराइव्ड यूनिट है। आ रहा बात समझ में? उसी तरीके से वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर, ये भी डिराइव्ड यूनिट है। उसी तरीके से यहां पर निकाले तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये भी क्या है आपके पास? डिराइव्ड यूनिट है। आ रहा बात समझ में? अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, कि एक यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, एक यूनिट के पास वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे हम लोग ये देखें कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होना चाहिए। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंडीशन ये है कि उसको फर्दर रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। आ रहा बात समझ में? तो अब हम लोग बात करेंगे कि यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। तो सबसे पहली चीज कि वैल्यू ऑफ यूनिट, यानी कि वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। सबसे पहली चीज ये है कि यूनिट, सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं यूनिट में, तो सबसे पहला चीज कैरेक्टरिस्टिक की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं हम लोग? तो यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला हम ये देखते हैं कि वैल्यू शुड नॉट चेंज विथ टाइम।
वैल्यू शुड नॉट चेंज विथ टाइम, वैल्यू शुड नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि यूनिट की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी वैल्यू समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। मतलब कहने का ये है कि यदि आज से 10 साल पहले इसका लेंथ यदि मीटर में नापा जा रहा था तो आज भी इसका लेंथ मीटर में ही नापा जाएगा, और 10 साल के बाद भी इसका लेंथ किस में नापा जाएगा, मीटर में नापा जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि वैल्यू शुड नॉट चेंज विथ टाइम। आ रहा बात समझ में? फिर अगला चीज, वैल्यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड विथ टाइम। मतलब कहने का ये है कि समय के साथ साथ जो है वो यूनिट को डिस्ट्रॉय भी नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है, जैसे सपोज करिए कि हमने एक मेजरमेंट तैयार किया, एक लोहे का टुकड़ा ले आए, इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा ले आए और हम बोले कि ये 1 मीटर है, ठीक। फिर इसको रख दिए, समय बीता, 10 साल 15 साल 20 साल समय बीता, उसमें जो है वो उसका रस्टिंग हुआ, उसमें जंग लग गया और वो साइड से थोड़ा सा मतलब खत्म हो गया और छोटा हो गया, ठीक। तो ये यूनिट नहीं है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं माना जाएगा। मतलब कहने का ये है कि यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड विथ टाइम, इसको समय के साथ साथ डिस्ट्रॉय भी नहीं होना चाहिए। शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड विथ टाइम, समय के साथ साथ इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? अगला है कि यूनिट को वेल डिफाइंड होना चाहिए। यूनिट जो भी हो उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि मस्ट बी वेल डिफाइंड। यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, मस्ट बी वेल डिफाइंड, मस्ट बी वेल डिफाइंड। समझिएगा, कहने का मतलब ये है, जैसे वाटर है, ठीक। सबको मालूम है कि वाटर आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। एक आदमी है, वो वाटर को आइस में कन्वर्ट करना चाहता है। उस वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए उसने एक तकनीकी लगा दी कि जो ऊपर से एयर का प्रेशर है उस एयर के प्रेशर को बढ़ा दिया। आ रहा बात समझ में? तो क्या होगा, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर वो वाटर आइस में कन्वर्ट होगा या उससे पहले ही कन्वर्ट हो जाएगा? तो भाई प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, उससे पहले ही वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो क्या हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को वाटर का आइस में बदलने का हम लोग जो है वो मतलब कंसीडर कर सकते हैं? क्या उसको फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग मान सकते हैं? तो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है। इसके लिए हमको क्या कहने की जरूरत पड़ती है कि एट स्टैंडर्ड प्रेशर पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कहने का ये बाबू कि जब भी आप यूनिट को डिफाइन कर रहे हो तो यूनिट के बारे में यदि चर्चा कर रहे हो तो एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड कहने का मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उस चीज को बोलना पड़ता है। जैसे सपोज करिए कि हम लोग जो है वो लाइट का चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग लाइट की फ्रीक्वेंसी का चर्चा करते हैं, हम लोग स्पीड के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि आप किस कलर के लाइट का चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। आ रहा बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट क्या यदि हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो यूनिट बनाते समय ध्यान देना है कि वो यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब हर एक कंडीशन पर जो है वो खरा उतरे, उसको जो है हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला चीज यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है
कि मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेन एवर नीडेड। मस्ट बी, अगला यूनिट क्या है, मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड whenever needed, whenever needed। देखिए, जैसे सपोज करिए कि एक लड़का आपके पास आता है आइसक्रीम लेकर के और बोलता है ये देखिए आइसक्रीम, इसको टच करिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक। अब वो लड़का चला जाता है, दूसरे लड़के आते हैं, वो भी आइसक्रीम लेकर के आते हैं और बोलते हैं ये देखिए मेरी आइसक्रीम 0 डिग्री सेल्सियस पर एकदम ठंडी है। तीसरा आता है, वो भी यही चीज बोलता है। आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि वो सबकी आइसक्रीम का टेम्परेचर, वो सारे आइसक्रीम ठंडे हैं, लेकिन पहला वाला जो था वो इन दोनों से ज्यादा सेंसिटिव था, वो ज्यादा ठंडा था, ठीक। अब आप डिग्री ऑफ हॉटनेस का एक स्टैंडर्ड यूनिट सोचने जा रहे हैं उस बर्फ की हेल्प से। फिर उस बच्चे के पास आप जाएंगे और बोलेंगे कि वो जो बर्फ हमको टच कराए तो दिखाओ, तो उसका जवाब होगा कि वो बर्फ तो हम खा गए, वो आइसक्रीम हम खा गए। आ रहा बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट ऐसी नहीं हो जिसको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सके। मतलब यूनिट मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेनेवर नीडेड। यूनिट इस हिसाब से बननी चाहिए कि जब हमको जरूरत हो तो हम उसको फिर से जो है वो रिप्रोड्यूस कर सके। ऐसा नहीं कि एक बार हम बना के रखें और फिर हमको इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो वो चीज हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो ये यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि यूनिट मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेनेवर नीडेड। जब हमको जरूरत हो तो हम लोग उसको रिप्रोड्यूस कर सके। आ रहा बात समझ में? अगला चीज है कि यूनिट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। यूनिट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज, शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज, प्रॉपर साइज, नॉट टू बिग, नॉट टू बिग, नॉट टू स्मॉल। मतलब कहने का ये है कि यूनिट जो है नॉट की जगह पर थोड़ा सा ग्रामेटिकली इसको सही कर लेते हैं, नाइदर लिख लेते हैं, नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल, ग्रामेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। शुड बी प्रॉपर साइज, नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। कहने का मतलब ये है कि यूनिट ऐसा होना चाहिए जो न ही बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा हो। आ रहा बात समझ में? इस हिसाब से जो है वो यूनिट होना चाहिए। तो ये नियरली 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गए आपके यूनिट का कि यूनिट की क्या क्या खासियत होनी चाहिए। देख लेते हैं, एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं कि यूनिट होना क्या चाहिए। वैल्यू शुड नॉट चेंज विथ टाइम, समय के साथ उसकी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड विथ टाइम, टाइम के साथ वो डिस्ट्रॉय भी ना हो। मस्ट बी वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। एंड मस्ट बी रिप्रोड्यूस व्हेनेवर नीडेड, जब जरूरत हो तब तो उसको रिप्रोड्यूस किया जा सके। एंड शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज, नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल, वो प्रॉपर साइज का होना चाहिए, ना ही बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। तो आज के लिए बाबू इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।